नमस्कार। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार 25 तारीख को शाम 4 बजे दोबारा शपथ लेगी। दरअसल अब भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व की जो कोशिश है वो इस ओर ज्यादा है कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं अपेक्षाकृत युवाओं का ऐसा नेतृत्व राज्यों में विकसित करे और केंद्र में विकसित करे जो आने वाले 25-30 वर्षों तक पार्टी और सरकार दोनों स्तरों पर सक्रिय रहकर नेतृत्व कर सके। ये एक दिशा निर्देश कहिए या एक कसौटी कहिए जो प्रधानमंत्री की ओर से रखी गई है। यही उत्तराखंड पर लागू है और यही योगी जी के मंत्रिमंडल पर भी लागू होगी। इसलिए इस बार वो तमाम चीजें जो सामान्य रूप से मंत्रिमंडल के गठन के समय भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण रहती हैं कि भाई नहीं ये आदमी तो देखिए अब रखने पड़ेगा, ये इनको तो रखने पड़ेगा, इनको तो इसलिए रखना पड़ेगा, इनको इसलिए रखना पड़ेगा, ये जो तमाम किस्म के बंधन और विवशताएं होती थी उनमें कुछ इस बार भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप आपको नए प्रयोग करती हुई दिखेगी योगी जी के मंत्रिमंडल। भारतीय जनता पार्टी कंफर्ट जोन में है। योगी आदित्यनाथ के रूप में एक बड़ा चेहरा उसने इमर्ज किया है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ दिया योगी ने। दोबारा पूर्ण बहुमत की सरकार लेकर आ गए। तो अब भाजपा वो प्रयोग करने की स्थिति में खुद को पा रही है जिनको सामान्यतः करने से पार्टियां इसलिए बचती हैं क्योंकि वो उतने बड़े कंफर्ट जोन में नहीं होती जितने बड़े कंफर्ट जोन में इस वक्त भाजपा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम ने भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रपति चुनाव में भी राहत दे दी। ऐसी भी वो अटकलें लग रही थी, ऐसी भी संभावनाएं थी कि कहीं ऐसा ना हो कि राष्ट्रपति चुनाव में दिक्कत आ जाए अगर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पार्टी ने ठीक परफॉर्म नहीं किया, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में। तो अब भाजपा वो प्रयोग कर सकती है। मेरी अपनी जानकारी है कि दिल्ली ने लखनऊ को यही संदेश दिया है कि सरकार चलाने के लिए ऐसे चेहरे चुनिए जो अपने अपने विषयों के जानकार हो, जिनके पास दृष्टि हो, दृष्टिकोण हो और एक नए भारत, नए उत्तर प्रदेश, आधुनिक उत्तर प्रदेश के साथ वो तादाद में स्थापित करके चल सके। इसलिए ये मैं देख रहा हूं पीढ़ीगत परिवर्तन है, पीढ़ीगत परिवर्तन। और खासतौर पर प्रधानमंत्री का ये मंतव्य बहुत गहरा है और बहुत इस पर उनका एम्फोसिस बहुत ज्यादा है कि सक्षम लोग सरकार में रहें, जिनको परिणाम देने में महारत हासिल हो। इसलिए इस बार 21 तारीख को अमित शाह वहां पहुंचेंगे वो लखनऊ, और मुझे लग रहा है ये सारी कवायद तभी फाइनल शेप लेगी उनके पहुंचने के बाद ही। मंत्रिमंडल की सूची और विधायक दल की बैठक, उसमें औपचारिकता योगी जी के नाम की, ये सब चीजें। हाँ, 2024 को सामने रख के भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र और सामाजिक संतुलन, क्षेत्रीय संतुलन और सामाजिक संतुलन, इन दो चीजों का ध्यान रखेगी, क्योंकि ये भी भाजपा जानती है कि उत्तर प्रदेश में या भारत में अभी वो स्थितियां नहीं जहां आप क्षेत्रीय
संतुलन और या सामाजिक संतुलन को नकार कर राजनीति कर पाए। उन्हीं में आप विशेषज्ञता वाले लोग खोजिए, लेकिन जातिगत संतुलन रखना होगा और क्षेत्रीय संतुलन भी रखना होगा, और जिसके लिए बीजेपी इस बार प्रयास भी कर रही है उत्तर प्रदेश में। 2024 में भारतीय जनता पार्टी जातियों के संदर्भ में अगर आप देखें तो उसका सबसे ज्यादा फोकस 14 के बाद से जहां रहा है वो है गैर यादव ओबीसी वर्ग, और उसमें भी यादव आबादी के बाद ओबीसी में सर्वाधिक बड़ी संख्या वाली जो आबादी है वो है कुर्मियों की, और कुर्मियों में लीडरशिप डेवलप करने का काम बीजेपी ने पिछले कुछ वक्त से लगातार किया है। तो योगी मंत्रिमंडल में इस बार उस वर्ग का विशेष ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि वो नॉन यादव ओबीसी इस बार आपको पता है विधानसभा चुनाव में इस वर्ग ने, नॉन यादव ओबीसी वर्ग ने 67%, इसमें से 67% मतदाताओं ने भाजपा को वोट किया। इसलिए भाजपा का जो कोर वोट है वो अब यहां शिफ्ट हो गया, वो ये समुदाय समाज है। और इसीलिए निषाद पार्टी और अनुप्रिया पटेल का अपना दल ये भाजपा की इस रेनबो में फिट बैठे, और अनुप्रिया पटेल ने तो बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट लिया अपनी पार्टी का, लगभग मोर देन 70% का स्ट्राइक रेट है अपना दल का सफलता का। हालांकि ठीक एनडीए का इन टोटो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में 68 पॉइंट समथिंग स्ट्राइक रेट है, वो भी बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट है। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी जाट लीडरशिप को ठीक से हैंडल करने की और महत्व देने की इस योगी मंत्रिमंडल में। अब उसके लिए एक तरीका है कि आपके जो जाट लीडर जीत कर आए हैं उनको महत्वपूर्ण भूमिकाएं में रखिए, एक ये। दूसरा, फिर जो जाटों की पहली पसंद की पार्टी कही जाती है वहां कुछ संभावनाएं तलाशिए, कोई रास्ता खोलिए कि क्या वहां कोई स्थिति बदल सकती है, वो एक प्रयोग हो सकता है जहां भाजपा का जोर है। और पूर्वांचल में छठे और सातवें चरण में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन इस बार भी बहुत अच्छा नहीं रहा। गोरखपुर को छोड़ दीजिए, गोरखपुर मंडल को योगी जी की छाया के कारण जहां भाजपा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। गोरखपुर की सारी सीटें आजादी के बाद से अब तक पहली बार भाजपा ने जीती हैं, जनसंघ के समय से लेकर आज तक। ये योगी इंपैक्ट है वहां, क्योंकि खुद योगी जी हैं वहां से। लेकिन बाकी में भाजपा को दिक्कत आई है, और खास तौर पर ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है उसने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस करके भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलात पैदा की इन दोनों चरणों में, अंतिम दोनों चरणों में। इसलिए वहां परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही ना। भाजपा इस बात को लेकर भी सतर्क है कि 2024 के समीकरणों को साधने के लिए यह जरूरी है कि राजभर लीडरशिप को और ज़्यादा तवज्जो दी जाए और ज़्यादा प्रोमिनेंट भूमिका में रखा जाए, ताकि उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखिए, एक सिरा पश्चिम का, एक सिरा ठेठ पूरब का। ठेठ पश्चिम में भी भाजपा को इस विधानसभा चुनाव में असुविधा हुई और ठेठ पूरब में भी असुविधा हुई। एक और जाट समीकरण के कारण असुविधा हुई, एक और राजभर समीकरण के कारण असुविधा हुई। मेरी अपनी समझ कहती है योगी सरकार में इन दोनों
जातियों को महत्वपूर्ण भूमिका में रखा जाएगा ताकि ये जो असुविधा है इसको न्यूनतम किया जा सके। 24 के लिए ये जरूरी है। और कुछ ऐसी योजनाएं हैं जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने पिछले दिनों से, जब से ये चुनाव के परिणाम आए हैं उसके बाद से जो अधिकारियों के साथ जो होमवर्क किया है, जो कामकाज किया है, पेपर वर्क किया है, उसमें इस बात पर जोर है कि भाई वो योजनाएं जो बड़ा राजनीतिक संदेश दे सकती हैं, भाजपा के कमिटमेंट को लेकर, भाजपा के जनाधार को लेकर, 2024 के समीकरणों को लेकर, उनको पूरी ऊर्जा के साथ शपथ, सरकार के शपथ ग्रहण के तत्काल बाद उन पर कुछ ना कुछ ऐसा दिखना चाहिए जनता को, ताकि ये भरोसा हो कि भाजपा ने जो कहा वो किया। 3-4 चीज़ें मेरी जानकारी में आई हैं। उसमें एक पहली चीज़ तो ये है कि जो विभिन्न सामाजिक पेंशन हैं, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगों की पेंशन, इस तरह की जो पेंशन हैं, उनमें राशि बढ़ाने का एक संकल्प भाजपा ने चुनाव के अपने संकल्प पत्र में रखा था। वो बढ़ाने का ऐलान योगी सरकार के टॉप प्रायोरिटीज़ में होगा शपथ ग्रहण के बाद। दूसरा, आपने एक नारा सुना होगा कि शासन और राशन दोनों जीत दिलाई योगी को, भाजपा को। ये निःशुल्क राशन जो है ना 15 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में, ये 2024 के चुनाव तक जारी रहेगा, लेकिन सरकार के स्तर पर इसका अनाउंसमेंट किस्तों में होगा। पहला अनाउंसमेंट योगी सरकार के शपथ ग्रहण के बाद, पहली कैबिनेट के बाद में ही हो जाना चाहिए, ऐसा संकेत है, जिसमें 6 महीने के लिए, यानी 1 अप्रैल से आगामी 6 महीने तक के लिए इसको बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि एक बड़ी योजना है और ये सीधे करोड़ों लोगों के पेट से जुड़ती है और भाजपा ने इसका प्रतिफल पाया है, प्रसाद पाया है इस योजना का। तीसरी बात है, आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने अपनी एक जनसभा में कहा था कि जो छुट्टा पशुओं का मामला है, इस पे मैं वचन दे के जा रहा हूं, योगी सरकार आएगी तो एक बड़ी कार्य योजना इस मसले पर प्रदेश में लागू करेगी। उस पर भी ब्यूरोक्रेसी ने इधर काफ़ी होमवर्क किया है और संकेत है कि पहली कैबिनेट के बाद, मतलब पहली कैबिनेट में उस पर भी एक बड़े एक्शन प्लान पर मोहर लग जाएगी कि इस बड़ी समस्या से कैसे खेतों को, किसानों को मुक्त किया जा सके। और एक चौथी बात जिसका बीजेपी के अंतःपुर से संकेत मिल रहा है वो ये कि गन्ना किसानों को उनकी फसल का, गन्ना का भुगतान 14 दिन के भीतर होगा और अगर 14 दिन के भीतर नहीं होगा तो ब्याज मिलेगा। इस बाबत भी एक सरकारी निर्णय, आदेश, इस ढंग का कुछ जो किसानों को सीधे संतुष्ट कर सके, बता सके, जता सके कि देखिए जो कहा वो किया, वो भी योगी सरकार की पहली कैबिनेट के में आना चाहिए और उसका अनाउंसमेंट होना चाहिए। ये सारे चारों फैसले ऐसे हैं जो एक बड़ी, हर फैसला एक किसी न किसी बड़ी आबादी से जुड़ा है, सीधे करोड़ों करोड़ लोगों से जुड़े हुए ये मसले हैं, चाहे वो किसान का मसला हो, चाहे पेंशन का मसला हो, चाहे निःशुल्क राशन का मसला हो। ये तो इस बार सरकार का फोकस ज़्यादा रखा जाएगा और 24 तक चुनाव में, मतलब 2024 के लोकसभा चुनाव में जाने से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में जो तमाम और फ्लाईओवर्स और एक्सप्रेसवेज निर्माण की प्रक्रिया में है, उन सबको भी लोकार्पित कर देगी। डिफेंस कॉरिडोर लोकार्पित हो जाएगा और सब, मतलब गंगा एक्सप्रेसवे बनता हुआ दिख रहा होगा।
आधा लगभग बन भी चुका होगा। ऐसी सरकार की कोशिश है कि वहां तक काम ले जा पाए। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ भी लोकसभा चुनाव में जाने से पहले उत्तर प्रदेश में दिखे, इस बात की कोशिश सरकार करेगी। इस बात के पुख्ता संकेत हम लोग को मिल रहे हैं। और एक बात और, जिन मुद्दों को इस चुनाव में अखिलेश यादव ने उठाया और जिनके चलते भाजपा को ये समझ आया या भाजपा का यह आकलन बना कि उन मुद्दों ने अखिलेश यादव को समर्थन दिलाया, इसी कारण उनका वोट बैंक बढ़ा, वोट शेयर बढ़ा और उनकी सीटें इतनी बढ़ी। उन मुद्दों को भी योगी सरकार कैटर करेगी और कोशिश करेगी कि उन मुद्दों को लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव के पाले से खींच लाए। और उसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा है सरकारी भर्ती। शीर्ष स्तर से ऐसे संकेत आ रहे हैं कि योगी सरकार इस बात की कोशिश करेगी कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में चाहे वो बेसिक शिक्षा में नई अध्यापक भर्ती हो या और तमाम लटकी भटकी अटकी हुई जो भर्तियां हैं, उन सबको एक समयबद्ध ढंग से निस्तारित करे, ताकि जब सरकार चुनाव में जाए तो विपक्ष के पास सरकारी भर्ती का मुद्दा नहीं हो। ये एक भाजपा के अब तक के चिंतन का लब्बोलुबाव है कि भाजपा को लग रहा है कि जो नौजवान सपा के पीछे खड़ा हुआ वो इसी इशू के चलते खड़ा हुआ। इसलिए भर्ती से जुड़े जितने भी प्रसंग हैं, जितने भी प्रकरण हैं, उन सबको टॉप प्रायोरिटी के साथ निस्तारित किया जाए, ताकि जब भाजपा लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक वायुमंडल तैयार करने निकले तो उसके एक हाथ में वो कार्ड भी हो जिस पर वो अंकित कर सके कि भाई देखो, ये भर्ती की प्रमुख मांगे थी, हमने ये सारी पूरी कर दी। और इसका सबसे बड़ा लाभ भाजपा को ये मिलेगा कि उसकी जो प्रमुख प्रतिद्वंदी पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो इस मुद्दे से वंचित हो जाएगी। ऐसा भाजपा के रणनीतिकार अभी सोचकर चल रहे हैं। और एक सबसे बड़ा सवाल जिस पर सबकी नज़र है और सबकी उत्सुकता है, जाते जाते उस पर भी एक टिप्पणी करूंगा। भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप अगर उत्तराखंड में पुष्कर धामी को चीफ मिनिस्टर बनाती है, जिसकी बहुत ज़्यादा संभावना है, तो उत्तर प्रदेश में उसी नियम और सिद्धांत के तहत केशव प्रसाद मौर्य अपने पुराने पद पर फिर बहाल होंगे इस नई सरकार में भी, योगी पार्ट 2 में भी। यानी डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप पर काबिज रहेंगे केशव प्रसाद मौर्य। तो आप उसको यूं भी कह सकते हैं कि धामी और मौर्य दोनों एक उससे जुड़े हुए हैं। बीजेपी की टॉप लीडरशिप जो भी निर्णय करेगी उससे ये दोनों एक तरह से एक साथ प्रभावित होंगे। बहुत ज़्यादा संभावना इस बात की है कि उत्तराखंड में धामी की लीडरशिप में सरकार बनाने का फैसला करे भाजपा। और चूंकि उत्तराखंड में नेताओं के आपसी टकराव और टांग खिंचाई, इससे भी बीजेपी आलाकमान बहुत क्षुब्ध है लंबे समय से। और ख़ासतौर पर जो स्टेट के सीनियर लीडर्स हैं उनको लेकर भाजपा आलाकमान उत्तराखंड के टॉप लीडर्स को लेकर बहुत कंफर्टेबल नहीं है। इसीलिए उसने जब पुष्कर धामी को चुना था तो बहुत सारे लोग चौंके थे कि अरे पुष्कर धामी कहाँ से, इतना यंग और इतना स्ट्रेचर नहीं है पुष्कर धामी का, लोगों ने कहा। तो भाजपा के एक केंद्रीय नेतृत्व के हिस्से माने जाने वाले बड़े नेता ने एक अनौपचारिक टिप्पणी की थी कि जिनका स्ट्रेचर था उनको देख लिया, प्रदेश में क्या स्थिति कर दी।
इसलिए नई लीडरशिप इमर्ज हो, उसको समय दिया जाए और ताकि एक नई कार्य संस्कृति पार्टी के भीतर विकसित हो सके। तो मोटे तौर पर मानकर चलिए कि देहरादून में पुष्कर धामी फिर एक पारी खेलेंगे और उत्तर प्रदेश में योगी जी के सहयोगी के रूप में केशव प्रसाद मौर्य भी एक पारी खेलेंगे। धन्यवाद।